Hello everyone, welcome back to the Political Science CSS lecture series. In the previous lecture, we discussed democracy and various questions related to democratic framework, किस केसेस में डेमोक्रेसी फॉल्ट करती है, कब डेमोक्रेसी इफेक्टिवली ऑपरेट करती है और क्या डेमोक्रेसी सूटेबल है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए नहीं. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस से रिलेटेड, और हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट का रोल देखेंगे. दुनिया में कोई भी रियासत है, थ्योरेटिकली उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं. देयर आर 3 पिलर्स upon which the democratic or for that matter any system operates. वो 3 institutions, उनमें से एक legislative organ है जो कि laws बनाता है, जो आपकी, अगर हम democracies की बात करें तो आपकी parliament है जो कवानीन बनाती है, कानून साजी करती है, जिसे मुकन्ना कहते हैं आप. दूसरा इंस्टीट्यूशन या दूसरा ऑर्गन जो है रियासत का वो एग्जीक्यूटिव है. एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. एक आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और दूसरा आपका नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है. आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर तो एक पार्लिमानी निज़ाम है तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, अगर आपका प्रेसिडेंशियल निज़ाम है तो प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट, और आपका नॉन पॉलिटिकल सिस्टम, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी सिविल सर्विस, जिसके एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज उस नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होती है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी होता है, इलेक्शंस की वजह से कोई गवर्नमेंट आएगी, वो मिनिस्टर्स लगेंगे, वो टॉप पे बैठेंगे. नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो सिविल सर्विसेज होती है इसके अंदर प्लस मिलिट्री एज वेल, ये आपकी अमूमी तौर पे परमानेंट पोजीशंस होती हैं, परमानेंट पार्ट ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर होती है. एग्जीक्यूटिव इज टास्क्ड विद कैरिंग आउट द विल ऑफ द लेजिस्लेचर. वो जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है, जो लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, हैंस द एग्जीक्यूटिव. तो पार्लियामेंट में अगर लॉ पास हुआ है कि लेट्स से इतने बजे के बाद शादियाँ नहीं हो सकती, 10 बजे इज़ द कर्फ्यू टाइम, तो अब पार्लियामेंटेरियंस और एमएनएस खुद जाके तो डंडे लेके बंद नहीं करवाते शादियाँ. वो होता ये है कि आपकी एग्जीक्यूटिव, जैसे आपकी पुलिस है, वो उसको इन्फोर्स करेगी. डिप्टी कमिश्नर्स हैं आपके शहर के, वो उसको इन्फोर्स करेंगे. सो एग्जीक्यूटिव इज टास्क्ड विद कैरिंग आउट द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, द लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव करती है. थर्ड इंस्टीट्यूशन एंड थर्ड ऑर्गन इज द जुडिशियरी. Judiciary interprets and evaluates the laws of the legislature and the actions of the executive as well. So legislature makes laws, executive executes laws, and judiciary interprets or evaluates those laws. And judiciary का task होता है as a guardian of constitution. तो अगर वो ये देखे कि लॉज पार्लियामेंट ऐसी बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस से वायलेशन में है, उनको वायलेट कर रहे हैं, तो जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन दैट लेजिस्लेशन. वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. जनरली दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है दुनिया की. किसी भी कंट्री के अंदर पावर इस तरह 3 ऑर्गन्स के अंदर स्टेट के डिवाइड की जाती है. तो इसीलिए कहा जाता है रियासत के 3 सतून हैं. स्टेट हैज़ 3 पिलर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशियरी. तो इसके ऊपर बहुत फेमस philosopher Montesquieu with this long ass name which you can just remember as Montesquieu, जो हम political philosophers में भी करेंगे, उसने theory दी थी separation of powers की. According to the theory of separation of powers, at this point let the idea of separation of power germinate in your head. जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी रियासत अपनी पावर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है. लाइक पीपल हु आर ऑक्यूपाइंग लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव and judiciary are different people with different powers. So you basically divide government responsibility into distinct branch ताकि किसी एक branch के पास बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए. और अगर किसी एक ब्रांच में पावर बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो फिर एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बन जाता है, लाइक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बनता. इसकी मिसाल हम इस तरह देखते हैं कि मोनार्की की मिसाल लें, और वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की की.
एब्सोल्यूट मोनार्की में कानून कौन बनाता है? किंग। तो आपका लेजिस्लेटर कौन हुआ? किंग। उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? जो पूरी मिलिट्री है, उस मिलिट्री का हेड कौन है? किंग। तो एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? किंग। अदालत में फैसला जो आता है कौन? कोई भी काजी कौन होता है? फैसला कौन सुनाता है? किसकी मर्जी का फैसला चलता है अगर लोगों के बीच में इख्तलाफ हो गया या कोई भी डिस्प्यूट है? किंग। तो जुडिशरी कौन हुआ? किंग। तो जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर एक एब्सोल्यूट मोनार्की में किंग होता है। दैट इज व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी के मुताबिक व्हेन द organs, these three organs are not separated, these three distinct powers are merged and fused in one body. खास तौर पे अगर आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स एक ही बंदे में मर्ज कर देंगे तो यू विल क्रिएट ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में आपकी पार्लियामेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी जुडिशरी के दरमियान पावर्स, by the way, from bureaucracy here I mean both civilian military bureaucracy, और इनके दरमियान डिस्टिंक्ट पावर्स डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई एक ऑर्गन इतना पावरफुल ना हो जाए, यानी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक ऑर्गन बहुत पावरफुल ना हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप मॉन्टेस्क्यू की इस कोटेशन को देखें, देयर इज एज येट नो लिबर्टी ऑफ द पावर ऑफ जजिंग बी नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव पावर एंड द एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में Montesquieu's ingenious idea about dividing powers has came to the fore. The sister concept of separation power is the concept of checks and balances. Checks and balances के concept के मुताबिक while the three departments, the three branches or the three organs are separated from each other, but they are also given powers, and power is divided in such a fashion that each branch can check the abuse of power by another branch. यानी कि पावर्स इस तरीके से डिवाइड की जाती हैं कि अगर कोई एक ब्रांच पावर एक्सेस करने की कोशिश करें या ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करे, लोगों के राइट्स को ट्रैम्पल करने की कोशिश करे, तो दूसरी ब्रांच के पास इस तरह की पावर हो कि वो इसको रोक सके, इस चीज़ को। दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट एज पावर चेक्स पावर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हैमिल्टन के आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा मिलेगा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके जो पेपर्स थे, द फेडरलिस्ट पेपर्स, दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स on government, on how to organize government. तो आप you can make a reference to Alexander Hamilton and James Madison as well. I might be confusing because Federalist Papers were jointly written by John Jay, Alexander Hamilton and Madison. तो इसीलिए अमेरिकन सिस्टम को मैडिसोनियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अमेरिकन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम है ये हमें अमेरिकन सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होता हुआ नज़र आता है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स द लॉज, मगर प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ही हैज़ बीन वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू वीटो दोज लॉज। तो अगर लेजिस्लेचर का कोई लॉ है जो कि अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने वीटो को एक्सरसाइज करते हुए उस लॉ को वीटो कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा वो लॉ। इसी तरह अगर जुडिशरी को ये लगता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं करता है, जुडिशरी फाइंड्स के लेजिस्लेटर ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो कि फंडामेंटली कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, तो जुडिशरी अपना पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू यूज़ कर सकती है। जुडिशल रिव्यू की पावर के ज़रिए आपकी जुडिशरी किसी भी ऐसे लॉ को पार्लियामेंट के जो कि जुडिशरी समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वायलेशन में है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये दो चेक्स हैं। अगर आप ये देखें तो ये पहला वाला चेक वो है जो कि एग्जीक्यूटिव का चेक है लेजिस्लेटर पे, इसी तरह ये वो चेक है जो जुडिशरी का चेक है लेजिस्लेटर पे। इसी तरह अमेरिकन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि जब हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 के कोर्स के अंदर, पेपर 2 के अंदर, तो हम देखेंगे कि किस तरह हर एक पे चेक मौजूद है। एग्जीक्यूटिव का चेक लेजिस्लेटर पे, एग्जीक्यूटिव का चेक जुडिशरी पे, जुडिशरीज चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरीज चेक ऑन लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर्स चेक ऑन जुडिशरी एंड लेजिस्लेटर्स चेक ऑन
the other way around as well. So in that context, आप ये देखें कि system of checks and balances is an ingeniously and elegantly designed model so that एक कोई भी सिस्टम, खासतौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो भी एक अथॉरिटेरियन सिस्टम ना बने, उसमें पावर्स डिवाइडेड रहें और मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स को अवॉइड किया जाए। हम जो अगला टॉपिक अब करेंगे वो होगा डिफरेंट ब्रांचेस, जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। उनके ओवरलैपिंग फंक्शंस भी हैं लेकिन उनके डिस्टिंक्ट फंक्शंस भी हैं। लेजिस्लेटर का जो सबसे फंडामेंटल फंक्शन है वो है कानून साजी, लॉ मेकिंग। आपका लेजिस्लेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, लेजिस्लेशन करता है आम ऑर्डिनरी लॉज के ऊपर सबसे ज़्यादा, जो भी मुल्क के अंदर होना चाहिए, टैक्सेशन के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर, लीगल जो भी मसले हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ऑल दीज थिंग्स, इन सारे डाइवर्स इशूज़ के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आपकी पार्लियामेंट उनके ऊपर लॉज बनाती है। सेकेंड, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू express public opinion. Remember, the parliament is based on the principle of popular sovereignty, which means that they are elected by the people and they are supposed to represent the will of the people. तो इन्होंने लोगों की विशेस को represent करना है पार्लियामेंट में आके। The third is the constitution amending function, and this is explicitly the function of parliaments generally. तो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने चेंज करना है, अमेंड करना है, तो भी पार्लियामेंट ने करना है। अमूमी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिजिड होते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब कि आम लेजिस्लेशन करने के लिए रूल आसान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए मुश्किल होता है। तो इन एग्जांपल्स के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि यूएस के अंदर आपके पास आम लेजिस्लेशन अगर आपने पार्लियामेंट में करनी है तो दोनों हाउसेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, उसके अंदर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 5 के मुताबिक आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में इन आइडेंटिकल टर्म्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी और सेनेट में भी। और फिर जो उसकी 50 स्टेट्स हैं टोटल, उन 50 स्टेट्स में से 3/4 स्टेट्स अपनी प्रोविंशियल, अपनी यानी स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर भी उसको रेटिफाई करें। यानी ना सिर्फ एक अमेंडमेंट दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो, बल्कि वो 3/4 ऑफ द 50 स्टेट्स भी उसको पास करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। पाकिस्तान के अंदर भी कानून, आम कानून के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 वोट चाहिए दोनों हाउसेस में इन आइडेंटिकल टर्म्स। इन आइडेंटिकल टर्म्स से मुराद ये है कि कभी कभी कोई बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है जो लोअर हाउस में पास हुआ है और फिर सेनेट में चला गया। सेनेट ने उसको, उसके अंदर कुछ तरमीम किया, उसके अंदर एडिशंस किए हैं, अमेंडमेंट्स किए और फिर पास किया, लेकिन ये अमेंडमेंट्स नेशनल असेंबली से पास नहीं हुई। फिर नेशनल असेंबली में दोबारा वो वापस जाएगा, फिर नेशनल असेंबली से दोबारा 2/3 मेजॉरिटी, जब तक दोनों हाउसेस से आइडेंटिकल टर्म्स के अंदर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में पास नहीं होती। विद एन एडिशनल रूल कि अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि प्रोविंसेस की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को चेंज करती है, जैसे अगर कल को साउथ पंजाब का सूबा बनाना पड़े तो उस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली भी उस बिल को पास करें। तो अगर उस साउथ पंजाब सूबा बनाने के लिए अप्रूवल चाहिए होगी तो 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस प्लस प्रोविंशियल असेंबली की रेटिफिकेशन, तब वो पास होगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट इन दैट रिगार्ड। फोर्थ इज द फाइनेंशियल फंक्शन। आपकी पार्लियामेंट, आपकी जो नेशनल असेंबली, आपकी लेजिस्लेटर प्रिपेयर्स द बजट। आपकी तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज के अंदर बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय योर लेजिस्लेटिव ऑर्गन, तो इस लिहाज से आपका एक फाइनेंशियल कंट्रोल उसके ऊपर होता है। यूएस के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स को जो फंड्स जाते हैं, जो रिसोर्सेज जाते हैं, दोज आर एलोकेटेड एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, बाय देयर कांग्रेस। सिमिलरली फॉरेन एड जितनी जाती है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस जाती है, दैट इज़ ऑल्सो सैंक्शनड बाय द लेजिस्लेटर। तो आप यूएस की इस तरह एग्जाम्पल इसके अंदर कोट कर सकते हैं। They also perform certain executive functions. They perform executive functions in peculiar ways because अगर एक parliamentary system है, जो कि हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फ़र्क भी यही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर का भी हिस्सा होता है, वो उसके अंदर बैठता है, शामिल होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट हिस्सा होते हैं आपकी पार्लियामेंट का। तो आपके मिनिस्टर्स जनरली
पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं वैसे ही, तो इस तरीके से लेजिस्लेटर का एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी आ जाता है। सेकंड, फॉरेन अफेयर्स में अमूमी तौर पे कंट्रोल होता है आपकी पार्लियामेंट को, तो यूएस के अंदर बिलखसूस प्रेसिडेंट विच इज़ द एग्जीक्यूटिव, उसके पास ये राइट है कि वो कोई भी ट्रीटी साइन कर सकता है, लेकिन वो ट्रीटी तब तक इन फोर्स नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस यूएस की सेनेट उसको अप्रूव करे। तो इसीलिए अगर ओबामा ने डील की ईरान न्यूक्लियर डील, आज ट्रंप ने उसको वापस ले लिया, लेकिन उस डील की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि सेनेट ने उसको अप्रूव नहीं था किया। तो जब तक सेनेट कोई डील अप्रूव नहीं करती वो तब तक फोर्स में नहीं आती। इसी तरह पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को भी यूएस ने की सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया था। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस का आइडिया वुडरो विल्सन का था इन 1917 एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। वुडरो विल्सन का आइडिया था लीग ऑफ नेशंस का, और लीग ऑफ नेशंस बन गई, लेकिन अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बना। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सेनेट ने अप्रूव नहीं था किया, डिस्पाइट दैट इट वाज अमेरिकाज प्रेसिडेंट्स आइडिया। तो इस तरीके से लेजिस्लेटर एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल, इस तरह परफॉर्म करता है। फिर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इसी तरह बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स भी पार्लियामेंट की मर्जी से होती हैं। यूएस के अंदर ही यूएस नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है यूएस के अंदर फेडरल जजेस, सुप्रीम कोर्ट की कोई पोजीशन वेकेंट हो, हाई मिलिट्री रैंकिंग ऑफिशियल्स, इसी तरीके से सुपीरियर सर्विसेज के लिए ब्यूरोक्रेसी के टॉप लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बट दे आर अप्रूव्ड बाय यूएस सेनेट। तो सेनेट उनको भी अप्रूव करती है। तो इस तरीके से आपकी पार्लियामेंट के पास आपकी लेजिस्लेटिव ऑर्गन इन डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने में भी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। द लास्ट इज द जुडिशियल फंक्शंस। देयर आर सर्टेन जुडिशियल फंक्शंस एज वेल दैट लेजिस्लेटर परफॉर्म्स। इट इज़ नॉट लाइक द जुडिशियल फंक्शन दैट जुडिशियरी परफॉर्म्स, कि ये आम लोगों के केसेस नहीं सुनती हैं, इस तरीके से नहीं है। सो इट डजंट वायलेट सेपरेशन ऑफ पावर्स, दे आर यूनिक जुडिशियल फंक्शंस। तो फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट टू द जुडिशियरी। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि यूएस के अंदर फेडरल जजेस जो हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन उसको अप्रूव यूएस सेनेट करती है। तो इस तरीके से आपके सामने एक ये भी जुडिशियल पेट्रनेज एक्सरसाइज करती है यूएस सेनेट, जो कि लेजिस्लेटर का हिस्सा है। इसी तरह यूएस के अंदर ख़ास तौर पे इम्पीच अगर प्रेसिडेंट को करना है या किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर को करना है, तो वो भी यूएस वो हाउस में पहले मूव होता है और सेनेट उसको अप्रूव करती है। अगेन लेजिस्लेटर सिट्स एज द हाउस ऑफ इम्पीचमेंट। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी एक किस्म की करते हैं, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर जो कि लेजिस्लेटर का हिस्सा होते हैं। हमारे मुल्क में जैसे आप देखें हर मिनिस्टर जो है वो एक एमएनए है, तो वो सारे लोग आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट को, और वो सेनेट की और नेशनल असम्बली की डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर एंड सैनिटेशन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंसेंसस, जिसके ऊपर वो सारी की सारी अपनी उन्होंने अपनी आके पॉलिसी ब्रीफिंग्स देनी होती हैं, उनको वो थ्योरेटिकली आंसरेबल होते हैं। तो ये तमाम फंक्शंस हैं जो कि एक मुकन्ना यानी लेजिस्लेटिव ऑर्गन परफॉर्म करता है किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर, ranging from law making, which is its primary function, all the way to some unique executive and judicial functions which does not violate the theory of separation of powers, because वो बहुत different powers हैं compared to what executive and judiciary has. तो next lecture में हम executive और judiciary की powers को discuss करेंगे. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.